मिनरल एंड न्यूट्रिशन में आपको याद रखना है जो हमने discuss पढ़े सारे, आपको फंक्शनल देखना है mineral क्या फंक्शन करते हैं, कैसे एंटर करते हैं, किस पार्ट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इस तरीके की आपको समराइज इस चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है, बहुत दाएं बाएं में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। ये मॉड्यूल में टेबल फॉर्मेट दिया होगा, इसके साथ फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल कि अगर हम बोले कि ये मिनरल्स पर्टिकुलर एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है, इसमें तुम लोगों ने एंजाइम के नाम जैसे कार्बोक्सिल एनहाइड्रेज एक्टिविटी के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन सा आयन चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है। तब वो अपनी एक्टिविटी कर सकते, तो वो मिनरल प्लांट खुद नहीं बना रहा, कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो ग्रोथ में रोल प्ले करेंगे बाय एंजाइमेटिक रिएक्शन, कुछ ऐसे होंगे जो स्ट्रक्चरल स्केलेटन बना रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपके बहुत कॉमन से है, मतलब आप फ्रेमवर्क कह लो, फ्रेमवर्क एलिमेंट बायोमोलिक्यूल इनके बिना हो ही नहीं सकता, इनके बिना ठीक है। फ्रेमवर्क हो गया। अब ये जो भी चीज जहाँ पे बन रहा है वहां पे वो किसी सोर्स से आया होगा, उसको कार्बन चाहिए, उसको हाइड्रोजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो डीएनए बना रहा है तो उसको एडेनिन के नाइट्रोजन चाहिए, चाहिए, ये तो सब्सिडियरी रोल प्ले किया, जब पोटेशियम आयन गया तो उसको पोटेशियम आयन चाहिए, ठीक है, उसको आयरन चाहिए, whatever the requirement of minerals for the purpose, किस पर्पस से रिलेटेड, किस फंक्शन से रिलेटेड आपको मिनरल्स चाहिए और क्या क्या मिनरल्स चाहिए, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जो वो इस बेसिस पे बनते हैं कि किसी मिनरल्स की कमी की वजह से कोई सिम्टम दिख रहा हो, ठीक है, किसी मिनरल की कमी की वजह से मैक्सिमम एक्सेस की वजह से, मतलब कॉमन सिम्टम, ठीक, कॉमन सिम्टम वाले क्वेश्चंस में होता है प्रॉब्लम, वहां को आपको देखना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगी उस इस तरीके से आप चैप्टर को लेयर बाय लेयर 4-5 से लेक्चर लगेंगे तो आप अपने चैप्टर माइंड में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉमन फीचर्स इज डेंजरस, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ उसको ऐसे कॉमन फीचर दिख रहे हैं कि वो नॉर्मल किसी डिजीज से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपका फीवर नहीं ठीक हो रहा है, उसने ब्लड टेस्ट करा, अब वो फीवर आपको मतलब मतलब जनरल पर्सन, ठीक है, कहीं बोलते बोलते आपको ही बोलूं सारे डिजीज बढ़ाते हो तो आपको, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तो उसमें क्या होगा कि वो आपका वहां पे ट्रांसपोर्ट, वहां पे जो मैकेनिज्म हो रहा है जिससे इंटरफेयर होगा वही आपकी, अब आप फीवर के लेके गए थे, फीवर के टेस्ट कराने के बाद पता चल रहा है ये निमोनिया है कि मलेरिया है कि टाइफाइड है वट यूटीआई, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वो डिजीज का सिम्टम था। अब नॉर्मल फीवर होता तो इजी इजी ठीक हो गया भाई, अगर वो किसी डिजीज का सिम्टम दिख रहा था, ठीक है, इंटरनल डिजीज भी उसका सिम्टम था, तो फिर उसके और ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, तो आप समझ सकते हो कि कॉमन चीज जो दिख रही होगी वही कॉम्प्लिकेटेड होगी यहाँ, ठीक। बाकी तो आपको टू द पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ कौन सा एलिमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा, एसेंशियलिटी क्या है। जो डिफरेंट डिफिकल्ट पोर्शन है और इस पोर्शन से आपके 12th के सभी भैया दीदी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये मैथ्स की तरह है, मैंने बोल दिया जो डिफिकल्ट है वो क्वेश्चन यही है कि जो कॉमन फैक्टर है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन में कौन सा एलिमेंट होगा, किसके इंपॉर्टेंस को आपको ऊपर कर, क्लियर, तो एकदम टू द पॉइंट चैप्टर है। जस्ट आप पीरियोडिक केमिस्ट्री इतनी पढ़ रहे हो तो मिनरल्स के नाम आएंगे, वो मिनरल्स आपको ध्यान में रखना है, उनका आयनिक फॉर्म याद रखना है कि किस फॉर्म में वो अंदर आ रहे हैं, किस फॉर्म में वो कहाँ जाके एक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से पूरा समराइज वे में चलना है,
और बहुत पेशेंस के साथ, इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है, टू द पॉइंट नॉलेज बेस्ड है। और नॉलेज बेस्ड चीज में कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इसलिए हम डेटा वाले क्वेश्चंस तो गलत करके ही नहीं आएंगे। क्लियर, सिर्फ उसको याद करना है। अब हमें मिनरल न्यूट्रिशन, पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको एनसीईआरटी से ही। अभी के टेस्ट में तो अब 2 चैप्टर आ जाएंगे, ये तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन के साथ आएगा अगला आपका फोटोसिंथेसिस होगा सर। ठीक, तो आशना, आकाश, आयुष, इकरा, कश्मीरा, श्रावणी, श्वेत, एकदम ध्यान से अटेंटिव होकर सुनना बेटा। Basic needs of all living organisms are essentially the same. सभी living organisms की नीड जो है वो सेम है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट चैप्टर में भी ये सब चीजें दी हुई है, वही बेसिक नीड्स है। अब नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है, किस चीज की नीड्स है और उसको कैसे पूरा कर रहा है। अब प्लांट है भाई, हम लोग की तरह तो नहीं है कि दूध खाया उसमें 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल दिया और सारी नीड पूरी हो गई। ठीक, तो उसको बेचारे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही। दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल। क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल? लार्जर बायोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब मैक्रो बायोमोलिक्यूल क्या होंगे? लिपिड मैक्रो होता है, क्या होंगे? मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मोर देन 10,000 डाल्टन, एग्जैक्टली प्रेजेंट वाले। थ्योरेटिकल मोर देन 1,000। क्लियर, लेस देन 1,000 डाल्टन आपका हो जाएगा माइक्रोमोलिक्यूल, एंड मोर देन 1,000 आपका मैक्रोमोलिक्यूल। क्या क्या आ जाएंगे, मतलब पॉलीमर सारे आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। किस पोर्शन में होगा, रिटेंटेड या फिल्ट्रेट? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, रिटेंटेड। क्लियर, रिटेंटेड में प्रेजेंट होगा along with the lipid because of मतलब अनडिजॉल्व प्रॉपर्टी ऑफ aqueous solution। ठीक है, तो प्रोटीन एंड फैट्स एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनको नीड होती है। अब यहाँ पे देखो तुम, तो मैक्रोमोलिक्यूल के साथ ही फैट को लिख दिया। ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ रिटन डेट में वो आता है, और वो मैंने वहां पे भी डिस्क्लेमर दिया है, अकॉर्डिंग टू रिटन डेट पूछेगा तो लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल में ला सकते हो। ठीक, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट, और जो कि फैक्ट है, साइंस इज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। मॉलिकुलर वेट, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी कितनी पॉलीमर चेन है, उस पर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिपिड आपका माइक्रोमोलिक्यूल। दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। अब इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन है बेटा, तो इनऑर्गेनिक कंटेंट को हम कैसे देखेंगे, किस एनालिसिस से इनऑर्गेनिक कंटेंट को फाइंड आउट करोगे एक प्लांट टिश्यू में? तो एक्सपेरिमेंट बताए थे मैंने बायोमोलिक्यूल में, एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से बताया है, एक एश एनालिसिस बताया, आप बता दो। हाँ, पिट जाओगी, बहुत पिटोगी, सोचो तो। इनऑर्गेनिक कैसे निकलेगा, जब आप जला दोगे ऑर्गेनिक इवेपरेट हो जाएगा। हाँ, अब ऐश, अभी ऐश्वर्या राय, नहीं तो सुष्मिता सिंह। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंटेंट के लिए आपको ऐश एनालिसिस, आपने लिया प्लांट, उसका वेट लिया, उसका ड्राई वेट लिया, ड्राई वेट के बाद जला दिया तो जितने ऑर्गेनिक कंपोनेंट थे वो वेपर फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। जो रह जाएगा वो इनऑर्गेनिक रह जाएगा। उस जब ऐश को आप स्टडी करते हो तो उसमें पीरियोडिक टेबल के 106 to 10 एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट रहते। समझ में आ रहा है, मतलब वो कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट रहेंगे जो आप पीरियोडिक टेबल पे पढ़ते हो, लेकिन इसमें से उसकी जरूरत के कितने हैं उसको पढ़ना है। पूरे 106 नहीं पढ़ना है, अदरवाइज केमिस्ट्री हो जाए। प्लांट को कितने की जरूरत है वो यहाँ पे पढ़ना। ठीक, तो रिलेट, ये सेल चैप्टर और बायोमोलिक्यूल रिवाइज करते रहा करो टाइम टू टाइम, बार बार कहते हैं। वहां डिटेल में पढ़ाने का मकसद ही होता है कि जब हम फिजियोलॉजी पढ़ाए तो यहाँ पे टाइम कम लगे। तो प्रोटीन, वाटर, वाटर एंड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड
development, and then inorganic plant nutrition, wherein you will study the method to identify elements essential to growth and development of plants and the criteria for stabilizing the essentiality. मतलब हमने वो एलिमेंट पढ़ने हैं, आइडेंटिफाई करना है, उस ऐश में से हमें वो एलिमेंट निकालने हैं जो एसेंशियल है, जो बहुत जरूरी है. क्लियर. एंड द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हो तो वहां क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एसेंशियल आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, क्या एसेंशियल है. इस 100 6 10 में से आप कैसे इन 17 मॉलिक्यूल को निकाल के ले, एलिमेंट को निकाल के. ठीक है बेटा. यू विल ऑल्सो स्टडी, ये चैप्टर में पढ़ेंगे, लिखा है, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, बस हमें ओवरव्यू बोल रहे हैं. यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट. पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया. ठीक है. एसेंशियलिटी की कैरेक्टरिस्टिक को स्टेबलाइज किया, वो कैरेक्टरिस्टिक को ये एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट के रोल क्या है, भाई कि वो एलिमेंट कितने कंसंट्रेशन में जा रहा है, कितने अमाउंट में रहेगा, तो क्या रोल प्ले करेगा. ये सब चीजें हम देख रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी कमी से क्या हो रहा है, कि उसके एक्सेस से क्या हो रहा है. ठीक. कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो उसका एक एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए जो आपके काम का है. इससे कम हुआ तो भी डेंजरस है, इससे ज्यादा हुआ तो भी डेंजरस. क्लियर है बच्चा. ठीक. देयर मेजर डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड द मैकेनिज्म. फिर इसी की वजह से आप क्या देखोगे, डिफिशियंसी सिम्टम या एक्सेस होने की वजह से जो सिम्टम आ रहा है. क्लियर. किसी चीज के अधिक होने से भी वही सिम्टम आ रहा है और किसी दूसरी चीज की कमी से भी वो सिम्टम आ रहा है. तो दैट विल बी द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन. अब ये सिम्टम और चीजें तभी आएंगे जब ये बॉडी के अंदर पहुंचेगा. जो हमने पढ़ लिया है कि जाइलम के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, उनके साथ ही मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स अंदर आ रहे हैं. क्लियर है बच्चे. ठीक. ऑफ these essential elements. The chapter also introduces you briefly to the significance and the mechanism of biological nitrogen fixation. Last portion में इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन की जो चीजें हैं, नाइट्रोजन हमें पता है 72% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है. ठीक है. फ्री नाइट्रोजन किसी काम की नहीं है जब तक आप उसको आयनिक फिक्सेशन नहीं कर लोगे, उसका फॉर्म नहीं चेंज कर लोगे, तब तक वो प्लांट यूज नहीं कर सकते. CO2 और ऑक्सीजन डायरेक्ट स्टोमेटा से आ गए, लैंड सेल से आ रहे हैं. नाइट्रोजन जो उसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है उसको नहीं ले सकता है. चीज ध्यान में डालो, छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, एकदम माइंड के अंदर. कंसेंट्रेशन पे नहीं जाना है कि एटमॉस्फेरिक एयर का क्या क्या कंपोजिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है. क्या ले सकता है वो, क्या नहीं ले सकता, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है कि किस फॉर्म में वो चेंज हो रहा है, किस फॉर्म में चेंज हो रहा है और उसमें क्या क्या रोल प्ले कर. अब ये हम ब्रीफली देख रहे हैं कि एक प्लांट है, उसको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसको कुछ चीजों की एसेंशियलिटी है. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल्स, ये वो चीज है जो वो स्टोर भी कर रहा है और इस धरती को दे रहा है. चल रही है इस पे बाकी की साइकिल. वो क्या ले रहा है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसको ले रहा है एटमॉस्फेयर से. और क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है एंड न्यूट्रिएंट्स ले रहा है जो मिनरल्स के फॉर्म में है. मतलब जो उसको रिक्वायरमेंट है वो इनटेक कर रहा है एंड बाकी चीजों को वो स्टोर करके धरती को दे रहा है और खुद कुछ चीजों को मेटाबॉलिज्म में इन सब चीजों को करके या तो वो फूड चेन बना दे रहा है, एनर्जी सिस्टम में चला जा रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल में चला जा रहा है, या तो वो अपना बैलेंसिंग बना के रहा है. बेटा. तो अब ये सब चीजें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, इसके लिए आपको पहले लेबोरेटरी के अंदर जाना. पहले आपको लेबोरेटरी के अंदर जाना पड़े, क्योंकि प्लांट के अंदर नहीं जा सकते हम, प्लांट के अंदर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. प्लांट को हम लेबोरेटरी में ले आए और उसको अंडर द वेरियस कंडीशन हम उसके ग्रोथ को, उसके कंसेंट्रेशन को, चीजों को स्टडी करें, तब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट उसने लिया, उस एलिमेंट की वजह से उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी कितने कंसेंट्रेशन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स है और कितने कंसेंट्रेशन की कमी से उसको उसका टॉक्सिक डिफिशियंसी सिम्टम दिखा, या ज्यादा होने से उसको टॉक्सिक सिम्टम. इज इट क्लियर. तो स्टडी कहाँ करेंगे, लेबोरेटरी में. अब 1860 में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बड़े अच्छे से काम किया था. शैक के भी नाम बॉटनी में कई जगह आएंगे. जूलियस वॉन शैक, अ प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट. क्वेश्चन यही है
कब किया, नाम क्या है, एनसीईआरटी के साइंटिस्ट है बेटा, एकदम श्रद्धांजलि के साथ। जर्मन बॉटनिस्ट, ये क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, क्या है वो, बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करते हैं। कहाँ के हैं, जर्मनी के। जूलियस वॉन शेक इन 1860 स्टडीड ऑन दिस कैटेगरी, मिनरल्स की क्या नीड है। जर्मन बॉटनिस्ट थे वो। डिमॉन्स्ट्रेट किए फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। अब कहोगे कि जादू हो गया ये तो, मैडम तो रूट का सिस्टम ही खत्म कर दी। ठीक है, शैक ने भी यही जादू कर दिया था। उन्होंने स्टडी क्या कर लिया कि ऑलरेडी ये स्टडी थी कि सॉइल के अंदर से हम कैपिलरी वाटर ले रहे हैं, क्लियर, कैपिलरी वाटर को ले रहे हैं, उसके साथ न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। सॉइल में एयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉइल में मिट्टी से हमें कोई काम नहीं है। मिट्टी से जो मिनरल्स वहां पे निकल रहे हैं, जो सॉइल का मिनरल है, बायो फर्टिलाइजर में जो मिनरल्स है वो वहां से हम ले रहे हैं। बाकी हमें ऐसा सॉइल से कोई काम नहीं। क्लियर, समझ रहे हो। सॉइल इज अ बंच ऑफ केमिकल्स, तो सारे केमिकल से हमें काम नहीं था, हमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक, प्लस उस सॉइल में एयर प्रेजेंट हो। इन्होंने यही कंडीशन डाल दिया लेबोरेटरी में, पानी रख दिया, पानी के अंदर मिनरल्स डाल रहे हैं और एयर डाल रहे हैं, तो सॉइल का काम खत्म। हमें अच्छा लग रहा है ना, सॉइल का काम खत्म हो गया। बट पानी से उसको इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल नहीं यूज किए। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट जो मिनरल्स थे उन सब चीजों को हमने बोला ये हमारा सॉल्यूशन है, अब इसमें 1 चम्मच आयरन डाल दो, 1 चम्मच मैग्नीशियम डाल दो, 1 चम्मच प्रोटीन डाल दो। तो जो वो सॉइल से ले रहा था उस चीज ऑलरेडी वहां प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो गई। अब रूट तो सॉइल से वही ले रहा था ना, तो उसको मिल रहा है वाटर में डिजोल्व फॉर्म में, और वाटर के साथ ही सब कुछ जा रहा था। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा सा डिजाइन कर दिया। विदाउट सॉइल उन्होंने सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल जो चाहिए थे उसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया। अब इनको कैसे पता कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसमें जो बॉटनिस्ट ने स्टडी कर रखी थी रोल ऑफ न्यूट्रिशन, रोल ऑफ मिनरल, वहां से इन्होंने ऑब्टेन कर दिया। ठीक है, अब सिम्टम्स को देखने के लिए इसी में कम ज्यादा करते रहेंगे। कम कर दिया तो कम वाला सिम्टम, ज्यादा कर दिया तो ज्यादा वाला सिम्टम। अब सॉइल से तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन कम जा रहा है कौन ज्यादा जा रहा है, हम कैसे देखेंगे। लेकिन जब हम उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, हम प्लांट की एनाटॉमी जान रहे हैं कि अंदर ये फॉर्म नहीं हो रहा है, बाहर से हमें सोर्स को दे रहा है, वी कैन कंट्रोल द एक्सपेरिमेंट। उस सोर्स में हम कम ज्यादा करके और उनका इम्पैक्ट देख सकते हैं। क्लियर बच्चा, ठीक है। तो इसको बोला उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आता है ये पैराग्राफ। हाइड्रोपोनिक्स यूनिट किसको कहते हैं, हाइड्रोपोनिक में क्या चीज एब्सेंट होता है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या चीज वेरी कर सकते हैं, कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोपोनिक यूनिट किस किस चीज से बनी होती है। क्लियर, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जिसका अपटेक करता है प्लांट, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सॉइल का अपटेक नहीं करता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट मिनरल्स को ले लेता है। known as hydroponics is then a number of improvised method इसी को variations करके have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plants। अब हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते जा रहे हैं अलग अलग कंसेंट्रेशन का, और उसका इम्पैक्ट 10 दिन 15 दिन 1 महीने साल भर ऐसे इम्पैक्ट को देख रहे हैं। और ये सब क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे एक टर्म था ग्रो टू मैच्योरिटी, मतलब प्राइमरी डिवीजन सेकेंडरी डिवीजन की नीड नहीं है यहाँ पे, प्राइमरी डिवीजन और फ्लावरिंग कंडीशन, गो टू मैच्योरिटी अप टू फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक, एक मोनोकॉट की स्टडी हो सकती है आराम से। क्लियर है, डाइकॉट में भी हो सकती है, अगर फ्लावरिंग स्टेज उसका प्राइमरी ग्रोथ के टाइम आ गया तो भी हो सकती है आराम से। मतलब हमें वीट का डिवीजन वो भी किया जा सकता है लेवल, जस्ट आपको उसको निकाल के सॉइल में लाना पड़ेगा। ठीक है, या आप उसके लिए कंटेनर बड़ा करो और देखो वहाँ डिवीजन को स्टडी करने के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ भी वही फंक्शन कर रहा है, वही फिजियोलॉजी कर रहा है जो प्राइमरी ग्रोथ वाला कर, लेकिन अपीयरेंस ये है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, अपीयरेंस ये है कि वो विड्थ बढ़ रहा है, बाकी रोल ऑफ न्यूट्रिएंट तो सेम ही रहेगा। मोनोकॉट में हम इजीली स्टडी कर सकते हैं इसको।
ठीक है बेटा, तो ग्रोन टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक उसको ग्रो कर दिया गया एक एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल वे। ठीक है, the essence of all these methods involves the culture of plants in a soil free defined mineral solution। ठीक है, सॉइल फ्री कंडीशन दे दिया गया, कल्चर हो रहा है क्योंकि प्लांट वहां पे ग्रो कर रहा है, जिसको हम कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ऑफ प्लांट इन सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन मीन्स we know the composition of solution, we know the composition of solutions। ठीक है, इट मीन्स इट इज नॉट अ प्योर वाटर, प्योर वाटर नहीं होगा इसमें, आप सॉल्यूशन को वेरी कर सकते हो। दीज मेथड्स रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर। आपको क्या चाहिए इसके लिए? प्योर वाटर चाहिए, ताकि ऑलरेडी उसमें कोई मिनरल या न्यूट्रिशन सॉल्ट प्रेजेंट ना हो। समझ में आया? आप किस चीज को यूज कर रहे हो? एक डिस्टिल वाटर को यूज करोगे यहाँ पे, जिसमें कोई भी सॉल्ट मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होंगे पहले से। नाउ यू कैन एनालाइज, आपने जो ऐड किया, एक चम्मच चीनी डाला तो एक चम्मच चीनी ही प्रेजेंट है, उसमें पहले से कोई सुगर मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। इसलिए आप वाटर कौन सा यूज करोगे? प्यूरिफाइड वाटर यूज करो। क्लियर बेटा? एक्सपेरिमेंट करने के, हाँ, लेकिन प्रोसेस करने तक इसमें सॉल्यूशन बना लिया जाएगा ना। प्योर वाटर से कोई मतलब ही नहीं है, वाटर तो सॉल्यूशन के साथ जा रहा है, और हमें मिनरल की स्टडी करनी है। तो हमने जस्ट कि वो कंटामिनेटेड, एक वर्ड होता है बेटा कंटामिनेशन, मतलब इम्प्योरिटी। ठीक है, नोट कर लेना, कई जगह आएगा ये वर्ड जब हम टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। कंटामिनेशन मतलब आप जो चाह रहे हो उसके अलावा भी कुछ प्रेजेंट होने के चांसेस है। फिर जब आप जाते हो शॉप पे, आपने तो बढ़िया बर्गर ऑर्डर किया, ठीक है, अब उसके ऊपर बैक्टीरिया भी लगे हो सकते हैं, वायरस भी लगे हो सकते हैं, आपके तो मुंह में वो जा रहा है, क्या कर रहा है? कंटामिनेट कर रहा है। इसलिए हम प्रिफर करते हैं कि हम स्ट्रीट फूड भी हाइजीनिक कंडीशन से जहाँ पे मिल रहा है उसको ले, खास करके पानी पूरी, क्योंकि बहुत चाव से भाटा बीच में सब खाते। क्लियर? पानी पूरी में कहाँ का पानी है, कितनी बार हाथ लग रहा है, उतना वो स्वादिष्ट हो जाए। तो दैट इज द कंटामिनेशन, कि आप में आप जो चीज ले रहे हो उसमें अननोन फैक्टर भी है। तो आपने प्यूरिफाइड ले लिया, नाउ दैट इज द ब्लैंक वाटर। अब आप इसमें जितना जो चीज ऐड करोगे वो उतने अमाउंट पे पता होगा कि आपको कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आई यहाँ तक की बात? आफ्टर अ series of experiment in which the roots of the plants were immersed इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब जैसे आपके सबमर्ज प्लांट होते थे, आपने सारे प्लांट को क्या कंडीशन दे दिए? हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? ठीक है, मैसेज से पूछना, किसी को कुछ पूछना। तो सबमर्ज प्लांट कैसे वाटर में डूबे हुए थे, तो अब ये आपने सारे प्लांट की कंडीशन कैसी कर दी सबमर्ज्ड वाली? तो वो इमर्स्ड हो गए इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, दे आर नॉट एक्वेटिक, आपने उनको कंडीशन दे दिया एक्वेटिक वाला। And wherein an element was added, substituted, removed, or given in varied concentration, a mineral solution suitable for the a mineral solution suitable for the plant growth was obtained। आप वहां पे किसको डिलीट करना है, किसको ऐड करना है, ये सारी चीज एनालिसिस करके आप वहां पे देख सकते हो कि क्या मिनरल सॉल्यूशन उस प्लांट को चाहिए था। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल वर्ड न्यूट्रिशन के टाइम वहां पे बायोमोलिक्यूल के टाइम में आया था, अमाइनो एसिड के टाइम में कितने एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, लिक्विड में आया था एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, मतलब जिसको वो बना न रहा हो, लेकिन उसके ग्रोथ के लिए वो बहुत जरूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। तो दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बिकम एसेंशियल। तो पहला क्राइटेरिया तो यही हो गया कि अंदर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो अगेन आप कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर सकते। बाहर से तो आप कितना ऐड कर रहे हो ये आपको पता है, अंदर भी बन रहा होगा तो बाहर वाला प्लस अंदर वाला, देख एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता चलेगा, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अंदर बन रहा है क्या। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? इस मेथड से हम एसेंशियल एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि नाउ जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो रूट डिप है वो हमारे नॉन सॉल्यूशन के अंदर डिप है। कितने कंसंट्रेशन में है वो हम जानते हैं, कितने टाइम के लिए दिया हमने वो हम जानते हैं, रूट प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है वहां पे, सारे टेक्निक पहले देखे हो। एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम डिस्कवर्ड, कम कर दिया हमने कंसंट्रेशन। जब समझो कि कोई किसी चीज को करने के लिए 2 mg के आयरन की रिक्वायरमेंट है, हम 1 ही mg का दे रहे हैं सप्लाई, तो उस प्रॉपर जो उसका रूट शूट रेशियो है उसके अकॉर्डिंग जितना आयरन उसको चाहिए वो हमें पता है, तो हम उससे कम ज्यादा कर रहे हैं, हमें वेरिएशन दिखेगा। या चलो हमें नहीं भी पता है तो हम ब्लाइंड गेम खेलते हैं, जब तक हमें स्टडी नहीं पता होती है तब तक हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो जिस रेंज में हमें उसकी अच्छी ग्रोथ मिलेगी दैट विल बी द रेंज रिक्वायर्ड। कितने अमाउंट में उसको रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा देने पे भी कुछ इफेक्ट दिख रहा होगा, उससे कम होने पे भी कुछ इफेक्ट दिख रहा होगा। तो हम एक एक्यूरेट अमाउंट यहाँ से डिस्कवर कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या डिस्कवर किया, एसेंशियल एलिमेंट। फिर हम क्या डिस्कवर कर रहे हैं, उसके कम या ज्यादा होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिफिशियंसी मतलब कम होने से उसमें क्या सिम्टम आया, टॉक्सिसिटी मतलब ज्यादा होने से क्या सिम्टम आएगा। क्लियर। So hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as tomato, seedless, cucumber and lettuce। और दुबई वगैरह में आप अगर किसी मतलब यहाँ बहुत लोगों के तो घर से भी लोग बाहर रहते हैं और सुने होंगे, तो वहाँ रोड की साइड पे काफी ग्रीनरी है और रोड की साइड में इस तरीके के सिस्टम वहाँ पे आज भी मेंटेन है, लगे हुए हैं। सॉल्यूशन की सप्लाई दी जा रही है, एरेशन मेंटेन किया जा रहा है, वहां पे क्रॉप उग रहे हैं। ठीक है, वहां वेजिटेबल उग रहे हैं, वहां पर 12 महीने आपको एकदम अच्छी वाली एकदम जगह है वेजिटेबल मिल सकती है, इस तरीके का वहां पे अरेंजमेंट किया जाता है। क्लियर बेटा। तो टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर एंड लेट्यूस, लेट्यूस सैलेड में आ जाता है, इस तरीके की चीजों को वो प्रोड्यूस कर रहा है और किया जा सकता है बाय यूजिंग द हाइड्रोपोनिक कंडीशन। अब यहाँ पे जो आपको वाटर से डैमेज होने वाली चीज है उसको आप एरेशन से मेंटेन कर रहे हो, ताकि वाटर की वजह से सेलुलर रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा। जैसे हमने बताया था कि बहुत ज्यादा गीली मिट्टी होगी तो वहां पे एयर नहीं होगा, उसमें भी वो नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो सकता है। तो वहां पे क्या क्या नहीं है, एयर नहीं है, तभी तो हमने एक कंडीशन ऐसे दे दी जहाँ पे पानी भी है एयर भी है, तो अब वो सॉइल का बाइंडिंग कैपेसिटी वाला मैटर यहाँ पे खत्म हो, ऑलरेडी एयर हम सप्लाई दे रहे हैं, तो रूट सेलुलर रेस्पिरेशन कर पा रही है, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। क्लियर बच्चा। It must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated, मतलब प्रॉपर एरेशन होना चाहिए टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ। What would happen if solution were poorly aerated? जो हमने बता दिया, ठीक है, रूट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, और हमें पता है ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सॉल्ट मिनरल्स को अंदर लेना है, एक्टिवली लेगा, प्रॉपर पंप से लेगा मोस्ट ऑफ द मिनरल्स को, कुछ पैसे जा सकते हैं। उस केस में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी एनर्जी की तो अब यहाँ सप्लाई नहीं मिल रही बेटा, एनर्जी तो मेटाबॉलिज्म से आएगा। क्लियर। एनर्जी तो नहीं डाल दिया गया यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन उसको दे दिया, ग्लूकॉन डी मिला के दे दिया तो प्लांट में एनर्जी आ जाएगी, ऐसा मैकेनिज्म है नहीं। तो उसको अपनी फिजियोलॉजी से उस एनर्जी को फॉर्म करना है, एटीपी को प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए एरेशन प्रॉपर चाहिए। तो लिख लेना इसको अपने सेंटेंस में। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द हाइड्रोपोनिक टेक्निक इज गिवन इन फिगर 12.1 एंड 12.2, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर पूछता है, अब आप फिर से देखो, जो मैं कह रही थी वही चीज है। एक फ्लावर पॉट में दिखा दिया गया इस स्ट्रक्चर को, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस मिनरल्स, एम आई राइट, समझ में आ रहा है। दूसरा, एरेटिंग ट्यूब फॉर एरेशन फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, इज इट क्लियर। ठीक, कॉटन, ताकि यहाँ से एयर न जाए, यहाँ से न जाए, यहाँ से कोई कंटामिनेशन नहीं जाए। क्लियर। फिर आपको क्या चाहिए, फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो यूज हो रहा होगा, तो आपको एक कंटिन्यूअस मेंटेन करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा, या यहाँ पे कोई है ही नहीं न्यूट्रिएंट, आपने ऐड नहीं किया, प्योर वाटर से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो भी आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट ऐड करोगे।
तो एक आपको क्या मिल गया एडिशन के लिए, एक हो गया आपको एडिशन के लिए, एक हो गया आपको ब्लॉक करने के लिए कि कुछ और यहाँ से सप्लाई ना जा सके, एंड दूसरा आपने क्या डाला है, एक एरेशन ट्यूब डाला है जिससे एयर की सप्लाई आप मेंटेन कर। इज इट क्लियर? ठीक है। बाकी फिर नीचे आपका क्या है, वाटर है ही, और ये जो यहाँ से ऐड होके आ रहा है न्यूट्रिएंट, वाटर मिलके आपका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। सप्लाई देंगे बेटा, जैसे हम कहें कि 2 mg दिया हमने, 1 mg दिया हमने, वेरिएशन हमने देखना है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है क्वालिटेटिव मैनर से। क्वांटिटी हमने तुम लोग को एक रिसर्च का हमने ओवरव्यू दे रखा है, कोई भी रिसर्च किस पर्पज से बेस्ड है, या तो आप क्वालिटेटिव देखोगे या तो आप क्वांटिटेटिव देखोगे। ठीक है, तो आप क्वांटिटेटिव चेंज करके उसकी क्वालिटी को स्टडी कर लो, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो जाएगा। इसका आपको ग्राफ बनेगा, इसकी आपके मैथ्स की रीडिंग आएगी, इतना कंसंट्रेशन देने पे इतने अमाउंट में ट्रांसपायरेशन का रेट हुआ, इतना कंसंट्रेशन देने पे इतने अमाउंट में येलो बत्ती बन गई, इतने कंसंट्रेशन पे इतने अमाउंट में बेस में येलोइक एल्गी क्लोरोसिस होने लगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर सप्लाई मेंटेन करनी है जिसको आप वेरी करोगे और वही आपकी एनालिसिस होगी। अगर आपने ऐसे घोल के सारे न्यूट्रिएंट रख दिए तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि कौन क्या वर्क कर रहा है, कितना जा रहा है, वो तो चलो आप समझ जाओगे कि इतने अमाउंट हमने डाल दिया और मिक्स कर दिया। अब आपको वेरिएशंस देखने हैं तो आप वहां पे वेरिएशंस देखोगे, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को हटा हटा के एक एक को हटा दिया। जैसे जस्ट सपोज कोई 10 मिनरल्स का ये सॉल्यूशन है, तो 10 में से आप एक को रिमूव कर रहे हो तो उसका डेफिशिएंसी ही दिखेगा, तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट इज द डेफिशिएंसी सिम्टम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मिनरल। ठीक, ये हटा दिया तो इसकी डेफिशिएंसी, ये हटा दिया तो इसकी, तो आप कंट्रोल्ड वे में एनालिसिस कर लो। इज इट क्लियर? अब ये इमेज ये भी ध्यान में रखना है आपको। हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, plants are grown in a tube or through placed on a slight incline। ठीक है, स्लाइटली इंक्लाइन होना चाहिए ताकि ये मेंटेन रख सके वाटर की सप्लाई। एक डायरेक्शन देंगे हम, इंक्लाइन कर देंगे तो वहां से वाटर मूव करता जाएगा। ठीक है, a pump circulates a nutrient solution from a reservoir to elevated end of the tube। The solution flows down the tube and returns to the reservoir due to gravity। इसके थ्रू एक पूरा साइकिल चलता रहेगा, जैसे यहाँ से सॉल्यूशन जा रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, एंड देन ये प्लांट यूज कर रहे हैं उसको, सभी यूज कर लिए और एक्सेस अमाउंट में बाहर आ गए, तो आपको वाटर के एक्सेस अमाउंट से होने वाले डैमेज भी नहीं हो सकते। अब वही जो उन्होंने स्टडी किया उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं। ठीक है, वाटर से कुछ प्लांट बहुत सेंसिटिव है, वाटर में डिप नहीं रख सकते हो आप, वहां इस स्टडी को नहीं कर सकते। और आपको माइक्रो प्रोपगेशन एक टेक्निक है कि एक साथ में आप कई हजार प्लांट्स बना सकते हो, एक प्लांट से आप कई हजार प्लांट बनाओ, तो ऐसे प्लांट स्पीसीज जो इंडेंजर्ड है बनाने के लिए आप क्रॉप के कल्टीवेशन, अभी स्टैक कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका है। एक खेत इस तरीके से, इसी खेत में आपने, ठीक है, इस तरीके से खेत है, यही एरिया मिल रहा है आपको, और आप जैसे कवर्ड में देखते हो अलमीरा में रैक बने हो। ठीक है, तो इसी एक एरिया में आपने कई सारे ग्रो कर लिए। ठीक, यहाँ से भी आपको क्रॉप मिलेगा, यहाँ से भी क्रॉप मिलेगा, यहाँ से भी यील्ड मिल रहा है, यहाँ से भी यील्ड मिल रहा है, और एरिया तो आपने इतना ही कवर किया। तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग नेचुरल रिजर्वायर पे तो कवर करते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ रही है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपका ये सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, मेंटेन है, और विदाउट सॉइल यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इंसेट शोज अ प्लांट whose roots are continuously bathed, मतलब डूबी हुई इन एरेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और वहां पे एरेशन भी प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज एरेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। मार्क कर लेना इसको, एरेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन एयर न्यूट्रिशन, फिगर के पास दिया एयर न्यूट्रिशन, फिगर के नीचे जहां हाथ है, एयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड वाटर। क्लियर? एयर, वाटर एंड मिनरल्स या न्यूट्रिशन। These arrows indicate the direction of the flow। क्लियर बेटा, इस पंप से मेंटेन किया जा रहा है, यहाँ से वाटर आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा
आजकल वो पंपिंग वाला वाटरफॉल जैसा बनता है ना, गार्डन वाटरफॉल। मैं घर गई थी तो मैंने एक बार इमेज लगाई भी थी। ठीक है, तो वाटरफॉल डेकोरेटिव यूज कर रहे हैं, उसमें भी इस तरीके का मैकेनिज्म चल रहा है। आप पर्टिकुलर उसको वाटर की सप्लाई तो नहीं मेंटेन कर रखे हो। कूलर जैसे कूलर काम करता है, पंपिंग मैकेनिज्म, नीचे वाटर है और वो पंप कर रहा है, फिर से वाटर ट्रांसफर होकर उसमें आ रहा है, वही मैकेनिज्म इसमें यूज हो रहा है बेटा। ठीक है, फ्लो करना है ताकि मेंटेन रहे, न्यूट्रिशन जाता रहे और आता रहे। कुछ रुका हुआ नहीं रह सकता ना बेटा, रुका हुआ रहेगा तो आप एक्सपेरिमेंट में हिंड्रेंस मिलेगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, या आपको पर्टिकुलर वाटर से डैमेज के चांसेस ज्यादा हो। अब वाटर जब ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ रहे हो, तो कैपिलरी वाटर मूव कर रहा है ना, अंदर आ रहा है, फिर उस कैपिलरी वाटर की जगह कोई दूसरा कैपिलरी वाटर ले रहा है, तो एक मूवमेंट तो हर जगह चल रहा है, साइकिल चल रही है। उसी साइकिल को आपने लेबोरेटरी में बना लिया। क्लियर है? कुछ रुका हुआ नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकता है, रुका हुआ रहेगा उससे यूज हो जाएगा तो फिर वहां पे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो आपको वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना। ठीक, अब ये आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर ग्रो कराया गया, रूट टिप है, न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन है, एयर बबल, एयर पाइप। एयर बबल क्यों बनेंगे बेटा? क्योंकि CO2 भी यहाँ रिलीज हो रही होगी। क्लियर, रेस्पिरेशन चल रहा है, CO2 रिलीज होगा या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसकी वजह से भी एयर बबल बनेंगे। वाटर सर्कुलेशन पंप, ताकि वाटर इन और आउट होता रहे। ठीक, बायोन पैड क्या हो गया? जो इसको फ्लोटिंग में हेल्प करे। तो जो आप कॉटन ऐड करके बना रहे थे, यहाँ पे एक पैड है जिससे के थ्रू बायोसी मेंटेन की गई है इस प्लांट, ये इस पे फ्लोटेड है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब ये वो सिस्टम है जो मैं बोल रही हूँ कि किनारों पे लगा है, रोड के किनारे, देखो ये रोड दिख रही है, रोड के किनारे इस तरीके से सिस्टम लगा हुआ है, जो सनलाइट वगैरह, अब आप एक्सपेरिमेंट जब अपना कंट्रोल में एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां पे आप लाइट भी दोगे उसको, एक्सपोजर टू लाइट, कंसेंट्रेशन आवर, सब वहां पे भी देखा जाता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितना देना है, कितने टाइम के लिए लाइट को देना है, फिर बंद कर दोगे आप लेबोरेटरी में लाइट की सप्लाई। ठीक है, जो ब्लू लाइट वाला फंडामेंटल है, फोटोसिंथेसिस में देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ओपन सिस्टम है, सर्कुलेशन को मेंटेन किया गया है, पाइप लगे हुए हैं, और न्यूट्रिशन को मेंटेन करके, एरोशन को मेंटेन करके इस तरीके से ग्रोथ कराई जाती है। नाउ एक टर्म आ जाता है सैंड कल्चर। सैंड कल्चर मतलब आपने वाटर को रिमूव करने की जगह सैंड को यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है सैंड से वाटर हमेशा नीचे की तरफ चला जाए, तो ऊपर कुछ रिक्वायर्ड। अब